हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ हिस्ट्री की सीरीज का एक और पार्ट लेकर आए हैं। हम ऑलरेडी 2 चैप्टर इसमें डिस्कस कर चुके हैं प्राचीन कालीन इतिहास में, जिसमें हमने सबसे पहला पार्ट हमने पाषाण काल के बारे में समझा। दूसरा जो हमारा पार्ट था वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने जाना। आज का जो हमारा तीसरा पार्ट है, चैप्टर है, वो है आपका वैदिक काल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने अगर हमारे वो दोनों पार्ट नहीं देखे तो प्लीज वो दोनों पार्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, तो प्राचीन कालीन इतिहास का जो 3rd चैप्टर है, आज उसकी शुरुआत करेंगे हम लोग वैदिक काल से। तो वैदिक काल उस काल को कब माना गया जहां पर वेदों की रचना की गई, या फिर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के बाद, याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, सिंधु सभ्यता के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इस काल को हम 2 भागों में देखते हैं, 2 चरणों में हम लोग पढ़ेंगे इस काल को और इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो याद सभी रखेंगे कि वैदिक काल, इसमें वेदों की रचना हुई और हमें यह पता है कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है दोस्तों, तो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा वो भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है, उसके बारे में भी रिलेटेड टू क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो प्लीज नोटबुक लेके बैठिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा पॉइंट्सों को। ठीक है दोस्तों, तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो आपका क्या है, 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के समय काल को, इसके बीच के टाइम पीरियड को आप क्या बोलते हैं, वैदिक काल का टाइम पीरियड। ठीक है, इसके अलावा वैदिक काल को जो आप 2 भागों में पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ऋग्वेदिक काल और एक पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वेदिक काल का भी टाइम पीरियड सभी नोट डाउन करिएगा, एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय को हम कौन से काल में डिनोट करते हैं, ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, और ऋग्वेदिक काल की हमें जानकारी किस वेद से मिलती है, तो सभी याद रखेंगे ऋग्वेद से हमें ऋग्वेदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो दूसरा चरण हम पढ़ते हैं वैदिक काल का वो है उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना गया है वो माना गया है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इस काल की जो हमें जानकारी मिलती है, इस काल की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें अन्य वेदों से। आपका ऋग्वेद से ऋग्वेदिक काल की जानकारी मिली और आपके उत्तर वैदिक काल की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो होती है सामवेद से, यजुर्वेद से और अथर्ववेद से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहां से और भी क्वेश्चन बनते हैं, बट आपके वैदिक काल के टाइम पीरियड को सभी नोट डाउन करेंगे। वैदिक काल को हम 2 चरणों में देख रहे हैं, एक ऋग्वेदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, कहां से इसकी जानकारी मिली वो हमने आपको बताया। अब चर्चा करते हैं आर्यों की, क्योंकि आर्यों से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वैदिक काल में हमारे देश में जिनका आगमन हुआ वो थे आपके आर्य। तो आर्यों का आगमन किस काल में हुआ, वैदिक काल में हुआ। ठीक है, इसके अलावा आर्य जो शब्द है ना दोस्तों, वो शब्द आपका संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ जो है वो है श्रेष्ठ। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन आया है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है, या आर्य शब्द किस भाषा से लिया गया, तो संस्कृत भाषा का शब्द है ये, और इसका अर्थ क्या है, श्रेष्ठ। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आर्यों का जो मूल निवास था, देखिए हर एक इतिहासकार या हर एक व्यक्ति द्वारा अलग अलग जानकारी हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, जैसे मैक्स मूलर द्वारा आर्य मध्य एशिया से आए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैक्स मूलर के बारे में जानकारी पूछी जाती है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास क्या था। दयानंद सरस्वती द्वारा जो आर्य आए थे वो आए थे तिब्बत से। ठीक है, उनका ये मानना था, और बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है, आर्यों का मूल निवास क्या था। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे कि आर्य जो थे उनकी प्रशासनिक इकाई कैसी थी, आर्य कैसी सभ्यता थी,
और आर्य जो थे सर्वप्रथम भारत में कहाँ आके बसे थे, और जानकारी और देखेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, कुछ और टॉपिक जानते हैं आर्यों के बारे में जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि जो आर्य थे वो सर्वप्रथम आपके कहाँ आकर बसे थे। ठीक है, आर्य सर्वप्रथम जो आकर बसे आपके वो पंजाब और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में आकर बसे। ठीक है ना, तो कुछ लोगों का मानना था कि जो आर्य भारत में आए, भारत में आने के बाद वो पंजाब और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में जाकर बसे होंगे। ठीक है, और आर्यों की जो एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में जाना गया है आर्य सभ्यता को। ठीक है, आर्य जो आए थे उन्हें ग्रामीण सभ्यता के रूप में देखा गया। इसके साथ साथ जो उनकी भाषा थी दोस्तों, उनकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। ठीक है, उनकी जो भाषा थी वो आपकी संस्कृत थी, और इसके अलावा उनका मुख्य व्यवसाय, याद रखेंगे, उनका मुख्य व्यवसाय आपका पशुपालन था। तो ये और याद रखने वाले क्वेश्चन है, कुछ टॉपिक है जो आर्यों के बारे में आपको जानने जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान समाज उस समाज को बोलते हैं जहां पर समाज की जो प्रणाली है, समाज की जो इकाई है वो पिता के नाम, ये समाज का जो शासन प्रक्रिया है जो भी है आपके वो पिता के नाम से चलता है। एक और प्रणाली होती है मातृ प्रधान वंश, उसमें माता के नाम से जाना जाता है पूरा वंश। परंतु आर्यों का जो वंश था, आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान वंश था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पिता के नाम से शासन प्रक्रिया चलती थी। इसके अलावा आर्यों का जो प्रिय पशु था, जो पशु उन्होंने पाला वो घोड़ा था। ठीक है, और उनके जो प्रिय देवता थे वो कौन थे? इंद्र। ये टॉपिक हैं, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं, तो इन्हें प्लीज नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि उनका प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। और सबसे ज्यादा प्रिय देवता कौन से थे? तो इंद्रदेव। ठीक है, इसके अलावा आर्यों द्वारा जो खोजी गई सबसे महत्वपूर्ण धातु थी वो थी आपकी लोहा, इसीलिए इसे लोह युग के नाम से भी जाना जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, हमने पाषाण काल पढ़ा, पाषाण काल को आप स्टोन पीरियड के नाम से जानते हैं। मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया जिसे आप क्या नाम है कांस्य युग के बारे में जानते हैं, और आपका जो वैदिक काल है इसे आपके लोह युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आर्यों ने लोहे की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अब चर्चा और करते हैं। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी उन्हें 5 भागों में बांटा गया। तो ये बात याद रखेंगे, आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई उन्हें कितने भागों में बांटा गया? 5। कई बार क्वेश्चन भी आया है कि आर्यों की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, तो वो अभी बताते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके की थी। तो सबसे छोटी जो इकाई थी कुल थी आपकी। कुल के बाद आपका ग्राम आता है, ग्राम के बाद आपका विश आता है, विश के बाद आपका जन आता है, और जन के बाद आपका राष्ट्र आता है। तो सबसे छोटी इकाई के रूप में कुल को जाना गया, और सबसे बड़ी इकाई के रूप में हम राष्ट्र को देखते हैं। ठीक है, कुल क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग नॉर्मली बोलते भी हैं कि हमारा कुल हुआ या कुल कितना बड़ा है। तो कुछ परिवारों से मिलकर एक कुल का निर्माण किया जाता था। ठीक है दोस्तों, कुछ पारिवारिक इकाइयों को मिलाकर आपके क्या कराया जाता था? कुल बनाया जाता था। और कुछ उन सभी कुलों से मिलकर क्या बनता था? ग्राम बनता था। तो कुछ पारिवारिक इकाइयों द्वारा मिलाकर जो बना वो कुल हुआ, उन कुलों से मिलकर जो बना वो ग्राम हुआ, और ग्रामों से मिलकर बनने वाले क्षेत्र को हम विश कहते हैं, और विश से मिलने वाले क्षेत्र को हम जन बोलते हैं। और जनों की इकाइयों को अगर हम जोड़ते चले जाएं तो उसे हम राष्ट्र का नाम दे देते हैं। ठीक है, लेकिन आज जनरली हम बात करें तो आज आपकी 4 इकाई बेसिकली आप देखते हैं कि ग्राम से मिलकर आपके जिले बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट से मिलकर आपके स्टेट बनते हैं, राज्य, और राज्यों से मिलकर हम देश को मानते हैं, राष्ट्र बना देते हैं। ठीक है, लेकिन आर्यों के टाइम पर आपके 5 इकाइयां हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, आर्यों के टाइम पे आपके 5 इकाइयां देखी गई। आई होप तो आपको समझ आया होगा कुल क्या है, ग्राम क्या है, विश क्या है, जन क्या है और राष्ट्र क्या है। ठीक है, तो आर्यों के टाइम की सबसे छोटी इकाई हमने कुल बताया, और सबसे बड़ी इकाई आपकी राष्ट्र बताई। कई बार अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्राम किन से मिलकर बनता था, तो आप बता सकते हैं कुलों की संख्या से मिलकर आपके ग्राम का निर्माण होता था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको समझ आया होगा।
अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे आपके वेदों की, इसमें हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण पहलू जानेंगे इसमें। ठीक है, तो जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।